नमस्कार दोस्तों। 24 ऑफ अगस्त को गवर्नमेंट ने यूपीएस यूनिफाइड पेंशन स्कीम को अनाउंस किया है। तो इस पेंशन स्कीम के क्या बुलेट पॉइंट्स हैं, क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, वो प्लस उसका कंपैरिजन एनपीएस से, वो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे। और इस वीडियो के अंत में आपको मोस्ट ऑफ दी चीज़ों की क्लैरिटी हो जाएगी कि नई स्कीम में क्या है, पुरानी स्कीम में क्या था, इसमें क्या बेनिफिट है, पहले क्या था, आप अच्छे से कंपेयर कर पाएंगे। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं और मैं आपको एग्जांपल से समझाता हूँ कि यूपीएस स्कीम में क्या है। ठीक है, तो यूपीएस स्कीम की सबसे बड़ी जो खासियत है वो ये है कि यूपीएस जो है उसके अंदर आपको एश्योर्ड 50% ऑफ योर बेसिक एज अ पेंशन मिलेगी। ठीक है, अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि आपने लास्ट के 12 मंथ्स में जो एवरेज सैलरी ड्रॉ करी है बेसिक, उसका 50% एज अ पेंशन आपको मिलेगा। सपोज करिए कोई एम्प्लॉय है, उसकी सैलरी है 50,000 रुपए। ठीक है, एवरेज सैलरी ऑफ लास्ट 12 मंथ्स। ठीक है, और उसने 25 साल सर्विस के कंप्लीट कर लिए। 25 साल सर्विस के कंप्लीट कर लिए, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो उसको 50% ऑफ द एवरेज लास्ट 12 मंथ सैलरी, वो उसको एज अ पेंशन मिलेगी। मतलब 50% ऑफ 50,000 विच इज 25,000। ये 25,000 रुपए आपकी मंथली पेंशन हो जाएगी और ये एश्योर्ड है। ठीक है, अब सपोज करिए 25 या उसके ऊपर कितनी भी लंबी सर्विस है, आपको 50% का एश्योरेंस है। ठीक है, अगर आपको 50%, अगर मान लीजिए आपकी जो टोटल सर्विस का टेन्योर है वो 25 से कम है, तो आपकी जो एश्योर्ड पेंशन है उसका परसेंटेज घटता जाएगा। ठीक है, वो डिपेंडिंग ऑन द नंबर ऑफ ईयर्स घटता जाएगा। उसकी एक टेबल है, वो मैं आपसे शेयर करता हूं। ये देखिए, 25 ईयर्स की सर्विस है 50%, 24 ईयर्स की है 48%, 23 ईयर्स की है 46%, 22 ईयर्स की है 44%। तो इसका सिंपल फॉर्मूला है, देखिए, सर्विस रेशियो, जितने साल आपने काम किया है डिवाइडेड बाय 25, वो होगा। सपोज करिए कि आपकी सर्विस का जो टेन्योर है वो 15 साल है और आपने 15 साल काम किया है, तो आप 15 को 25 से डिवाइड करिए, जो निकल के आए उसको आप एश्योर्ड पेंशन से मल्टीप्लाई कर दीजिए, आपको आ जाएगी, आपकी पेंशन आ जाएगी। अब सपोज करिए कि किसी एम्प्लॉय ने 15 साल काम किया, तो अब उसे कितनी पेंशन मिलेगी? तो उसका रेशियो निकालने के लिए जितने साल आपने सर्विस की, 25 साल से कम जितने साल आपने सर्विस की, उसको 25 से डिवाइड करिए। ठीक है, सपोज करिए जो एग्जांपल है इसमें 15 साल सर्विस की है और 25 साल से आपने उसे डिवाइड किया, तो क्या आया? 0.6। ठीक है, आपकी लास्ट ईयर की एवरेज सैलरी कितनी थी? 50,000। तो अगर आप 25 ईयर्स काम करते तो आपको 50,000 मिलते, लेकिन क्योंकि आपने 15 साल ही काम किया है, इसलिए आप 0.6 से उसे मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपकी जो एश्योर्ड पेंशन है वो 15,000 बनेगी। ठीक है, अगर आपने 25 साल काम किया होता तो आपकी एश्योर्ड पेंशन 25,000 बनती, लेकिन आपने 15 साल काम किया है तो आपकी एश्योर्ड पेंशन 15,000 बनेगी। ठीक है, अब आते हैं अगले एग्जाम्पल में। सपोज करिए कि कोई एम्प्लॉय की डेथ हो जाती है, ठीक है ना, और उसे फैमिली पेंशन मिलनी है। तो फैमिली पेंशन जो है वो हमेशा 60% ऑफ द एक्चुअल पेंशन, जो एम्प्लॉय के जीवित रहने पे थी, उसका 60% फैमिली पेंशन मिलने लगेगा। सपोज करिए किसी पर्सन की पेंशन थी 25,000। ठीक है, उस पर्सन के डिवाइस के बाद, उसकी डेथ के बाद, उसकी फैमिली को 60% ऑफ पेंशन जो उसके जीवित रहने पे मिल रही थी, उसकी मृत्यु के बाद 60% मिलेगी। मतलब 25,000 जीवित रहने पे मिल रही थी, तो उसका 60% 15,000 रुपए
उसकी डेथ के बाद मिलेंगे। ठीक है, ये एक पॉइंट हो गया। देखिए, एश्योर्ड मिनिमम पेंशन क्या है कि अगर किसी भी एम्प्लॉय का सर्विस टेन्योर 10 साल या उससे ऊपर है तो उसको मिनिमम 10,000 पेंशन मिलेगी ही मिलेगी। ठीक है, अब ये 10,000 से कम किन सिनेरियोज में हो सकती है? मान लीजिए किसी का सर्विस टेन्योर जो है वो 12 साल का है और उसकी आखिरी साल की जो एवरेज सैलरी है वो 18,000 रुपए महीना है और उसने 12 साल ही काम किया है। तो पहले तो 12 साल काम किया है, तो इस एक्सेल शीट में अगर आप जाके देखें तो 12 साल में केवल 24% मिलनी है। तो 24% के हिसाब से 18,000 का 24% होता है 4,320 रुपए। ये उसकी पेंशन बननी चाहिए। लेकिन क्योंकि इस स्कीम में मिनिमम 10,000 रुपए पेंशन मिलनी ही मिलनी है, तो उस बंदे को जिसकी की पेंशन 4,320 होनी चाहिए थी, उसको भी 10,000 रुपए की पेंशन मिलेगी। ठीक है, ये है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन जो कि 10,000 रुपए है। ठीक है, अब देखिए इसमें इंडेक्सेशन बेनिफिट मिलेगा। इंडेक्सेशन बेनिफिट मतलब ये कि साल की जो महंगाई बढ़ती जाती है उसके हिसाब से आपको डीएनएस अलाउंस में बढ़ करके आपको पेंशन मिलती रहेगी। तो इंडेक्सेशन बेनिफिट इसमें है। और वो इंडेक्सेशन बेनिफिट कैसे मिलता है? वो आता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स से। सीपीआई डेटा जो आता है, जो हर साल रिलीज होता है, उसके हिसाब से इंडेक्सेशन होगा। ठीक है, आपका जो जो डीएनएस रिलीफ है वो भी आपको मिलेगा इसमें। ठीक है, अच्छा, इसमें एक चीज आपको और मिलती है, एक लमसम अमाउंट भी मिलता है। लमसम अमाउंट जब आपका जॉब का टेन्योर पूरा होता है, ठीक है, तो आपको ये कैलकुलेट कैसे होता है? ये कैलकुलेट ऐसे होता है कि जब आप 6 महीने कंप्लीट करते हैं तो हर 6 महीने जो आपने कंप्लीट किए उसमें आपकी सैलरी और आपके डीए को मिला करके उसका 1/10 अमाउंट और जितने 6 महीने कंप्लीट होते हैं उनसे मल्टीप्लाई कर दिया जाता है। ठीक है, आप सपोज करिए कि किसी पर्सन का रिटायरमेंट के समय मंथली जो सैलरी थी वो 60,000 थी। ठीक है, इंक्लूडिंग डीए। तो क्या होगा, और उसने 30 साल नौकरी की, तो 30 साल नौकरी करने का मतलब यह है कि उसने 6 महीने कितने गुजारे? 60 6 महीने, हर साल में 2 बार। तो तो 6 महीने का अगर स्लॉट लेंगे तो टोटल 60 हो गए। तो आप उस मंथली सैलरी का 1/10 करके और उसको 60 से मल्टीप्लाई कर देंगे, ये लमसम अमाउंट भी आपको रिटायरमेंट के समय मिलेगा। तो अब देखिए, किसी की सैलरी थी 60,000, 1/10 उसका किया हमने और उसने 30 साल नौकरी की, तो कितने 6 महीने हुए? 60 6 महीने। तो 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो टोटल 3,60,000 की उसकी लमसम अमाउंट भी मिलेगा उसको। ठीक है, तो ऐसे ही कैलकुलेशन होगा इसका। तो 3,60,000 का लमसम अमाउंट हो गया, और क्योंकि 60,000 एनुअल लास्ट मंथ में मंथली सैलरी थी और सर्विस क्योंकि 25 साल से ऊपर है, तो 30,000 रुपए की मंथली पेंशन, 30,000 की मंथली पेंशन और 3,60,000 लमसम अमाउंट मिलेगा। ठीक है, ये हो गया। कब शिफ्ट कर सकते हैं? अगर आप जॉब में हैं तो जब भी चाहें तब शिफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, अगर आप रिटायर हो चुके हैं तो भी आप जब शिफ्ट करेंगे आपको उसका एरियर मिल जाएगा। अगर कोई शॉर्टफॉल है तो उसका एरियर भी आपको मिलेगा। लेकिन अगर आपकी सर्विस लेस देन 10 ईयर्स है, उस केस में क्या है? उस केस में पेंशन का कोई प्रावधान नहीं है, आपको कोई पेंशन नहीं मिलेगी। आपको केवल जो आपने पैसा डिपॉजिट किया है उसका आप लमसम विड्रॉल कर सकते हैं। ठीक है, जो भी आपने पैसा इन्वेस्ट किया था उस पर जो रिटर्न्स आए होंगे वो सारा लमसम आप विड्रॉ कर सकते हैं, लेकिन पेंशन के रूप में वो आपको नहीं मिलेगा। ठीक है, अच्छा, ये मैनेज कैसे हो रहा है? गवर्नमेंट ने क्या किया है? गवर्नमेंट ने दो तरीके के फंड्स बनाए हैं। एक में क्या है कि 10% एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट कर रहा है,
10% गवर्नमेंट इंक्लूड कंट्रीब्यूट कर रही है, और जो एडिशनल 8.5% गवर्नमेंट जो कंट्रीब्यूट कर रही है वो एक अलग फंड में जा रहा है। वो अलग फंड किस चीज के लिए है? वो अलग फंड इस चीज के हैं कि जैसे मिनिमम एश्योर्ड पेंशन, तो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन में जिसका शॉर्टफॉल है वो उस फंड से कवर होगा। ठीक है, मान लीजिए कि आपने अपने जो फंड्स है उसको कहीं इन्वेस्ट किया, और उसकी जो जो फंड वैल्यू बन के आई, और आपकी जो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन है वो उससे कम रह गई, तो उसका शॉर्टफॉल भी उस फंड से कवर अप किया जाएगा। तो ये जो सेपरेट पूल बन रहा है 8.5% जो गवर्नमेंट बना रही है, इसमें गवर्नमेंट आपको अगर किसी का कोई शॉर्टफॉल है तो उसको कवर करने के लिए है, और बाकी 10% जो है वो एम्प्लॉय कंट्रीब्यूट करेगा, गवर्नमेंट कंट्रीब्यूट करेगी, और उसकी जो फंड वैल्यू बनेगी उससे आपको पेंशन आएगी। लेकिन अगर कोई शॉर्टफॉल हो जाता है मिनिमम एश्योर्ड पेंशन में, तो आपको इस वाले फंड से उसको कवर अप किया जाएगा। और जिन एम्प्लॉयज का मिनिमम एश्योर्ड पेंशन नहीं बन पा रहा है, जैसा कि मैंने आपको प्रीवियस एग्जांपल में बताया, वो उनका जो कवर है वो भी इसी फंड से किया जाएगा। तो गवर्नमेंट कर तो 18% रही है, लेकिन 18.5%, लेकिन 10% आपके कंट्रीब्यूशन में जाएगा, और 8.5% एक अलग फंड रहेगा। वो तभी काम आएगा जब आपकी मिनिमम एश्योर्ड पेंशन अचीव नहीं हो पाएगी। ठीक है, तो वो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन आपको पूरी करने के लिए उस फंड से पैसा दिया जाएगा। ठीक है, और ये पेंशन कब से इफेक्ट पे आएगी? ये आएगी 1 अप्रैल 2025 से। ठीक है, तो ये टेबल आपने देख ली। इस टेबल में 25 साल पे 50%, उसके अलावा जितना आपका सर्विस का टेन्योर कम होता जाएगा उतनी ही आपकी एश्योर्ड पेंशन कम होती जाएगी। ठीक है, तो 10 साल की सर्विस पे आपको 20% ऑफ लास्ट ईयर्स बेसिक सैलरी डीए, जो डीए था उसका 20% आपको मिलेगा। एवरेज एवरेज आपका जो भी बनेगा उसका 20% मिलेगा, और अगर वो 20% 10,000 से कम होता है तो उसको 10,000 कर दिया जाएगा। ठीक है, 10,000 मिनिमम है, लेकिन आपको मिनिमम 10 साल की सर्विस होनी चाहिए। ठीक है, तो ये है, देखिए दोनों स्कीमों का कंपैरिजन। ये स्कीम कब आई? 1 अप्रैल 2025 से ये लागू होगी। इससे पहले वाली स्कीम 1 अप्रैल 2004 से लागू थी। ठीक है, और ये स्कीम सभी के लिए लागू थी, इवन प्राइवेट एम्प्लॉयज के लिए, क्योंकि ये इन्वेस्टमेंट था। ठीक है, जो चाहे वो कर सकता था, प्राइवेट एम्प्लॉयज भी कर सकते थे। ठीक है ना। पहले वाली जो स्कीम थी उसमें कोई मिनिमम एश्योरेंस नहीं था, आपका फंड वैल्यू बढ़ेगी आप उससे पेंशन बना लीजिए, वो तो हो सकता था, लेकिन मिनिमम एश्योरेंस था नहीं। अगर मान लीजिए आपके फंड की वैल्यू घट गई तो फिर आपका नुकसान है। उसमें सिंपल इन्वेस्टमेंट, और इन्वेस्टमेंट के बाद उससे सिस्टमैटिक विड्रॉल करने जैसा वो था। अब क्या है कि 50% आपको एश्योर्ड पेंशन मिलेगी। तो ये जो एश्योरेंस है यही इस यूपीएस की यूनिकनेस है कि आपको एश्योरेंस मिल रहा है। ठीक है, तो ये सबसे बड़ा मोटिवेटिंग फैक्टर है इस नई स्कीम में मूव करने के लिए। ठीक है, एम्प्लॉय कंट्रीब्यूशन में कोई फर्क नहीं पड़ा, पहले जितना था उतना ही आज भी है। गवर्नमेंट का कंट्रीब्यूशन जरूर 4.5% बढ़ गया, 4.5% बढ़ा तो, लेकिन वो एक अलग फंड में बढ़ा। इनफैक्ट 8.5% अलग फंड में बढ़ा, और वो फंड आपको एश्योरेंस देने के लिए, प्लस जिनका मिनिमम पेंशन 10,000 नहीं होगा उनका पेंशन 10,000 करने के काम आएगा। इससे एक ब्रॉडर मेजोरिटी जो है वो मिनिमम 10,000 रुपीज की पेंशन पाएगी, और एश्योर्ड पेंशन सबको मिलेगी। ठीक है, जैसा कि मैंने आपको बताया एश्योर्ड पेंशन कैसे मिलेगी? आखिरी साल की एवरेज सैलरी, आपकी मंथली एवरेज सैलरी और डीए को मिला करके उसका 50% निकालेंगे, और उस 50% को आपको एज अ पेंशन दे देंगे।
जैसा कि मैंने एग्जाम्पल में बताया था, अगर आपका 50,000 बेसिक और डीए मिलाकर के आता है तो उसको 2 से डिवाइड करिए, 25,000 रुपए आपकी मंथली पेंशन हो जाएगी। ठीक है। इन्वेस्टमेंट ऑप्शन, हाँ इसमें इन्वेस्टमेंट ऑप्शन है, पहले भी मल्टीपल ऑप्शंस थे, इसमें भी इन्वेस्टमेंट ऑप्शंस रहेंगे। आप अपने फंड्स को इस्तेमाल करेंगे, इन्वेस्ट करेंगे, इन्वेस्ट करके अगर उस पर बेहतर रिटर्न आता है तो आप उसको जो है बेहतर एन्युटी पा सकते हैं। और पहले वाली स्कीम में तो आपके पास बहुत सारे ऑप्शन थे, आप जहां जाते इन्वेस्ट करते और जैसा रिटर्न आता आप उसको लेते। ठीक है। फैमिली पेंशन, पहले की स्कीम में कोई फैमिली पेंशन नहीं थी, वो सारी आपकी फंड्स ही थे, उसको आप फैमिली पेंशन की तरह ट्रीट करें, पेंशन की तरह ट्रीट करें, जैसे चाहे ट्रीट करें। अब क्या है कि जो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन थी, अगर जिसकी पेंशन है अगर उसकी डेथ हो जाती है तो उसकी फैमिली को 60% पेंशन मिलना शुरू हो जाएगी तुरंत ही। जो मेरे एग्जाम्पल मैंने बताया था 25,000 मान लीजिए किसी की पेंशन है और जो एम्प्लॉय था उसकी डेथ हो जाती है रिटायरमेंट के बाद कभी भी, तो उसकी फैमिली को, उसके स्पाउस को 25,000 का 60%, जो कि लगभग 15,000 रुपए होता है, वो 15,000 रुपए की पेंशन उसको, उसके स्पाउस को या उसकी फैमिली को मिलने लगेगी। टैक्स बेनिफिट्स, टैक्स बेनिफिट इसमें रहेंगे। जैसे आप नॉर्मल आपकी इनकम होगी, उस इनकम के ऊपर टैक्स जैसे जैसे नॉर्मली लगता है वैसे ही टैक्स लगेगा। इसके अंदर सब्सटैंशियल टैक्स बेनिफिट्स थे कि आप जब इन्वेस्टमेंट करते थे एनपीएस में तो आपको 80 में 80 सी डी में छूट मिलती थी। तो वो छूट, क्योंकि अब कोई ऐसा कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है तो वैसा कोई छूट नहीं है। ठीक है। रिस्क फ्री है ये। पहले वाला जो था वो रिस्क एसोसिएटेड था, आपके फंड्स पे डिपेंड करता था आपने कौन से फंड्स डाले। जिन फंड्स में आपने अगर रिस्की फंड में डाला है तो रिस्क एसोसिएटेड है, अगर रिस्की फंड में नहीं डाला है तो रिस्क नहीं था, वो आपकी फंड की चॉइसेस पे था। इसमें क्या है, ये रिस्क फ्री इसलिए हो जाता है क्योंकि एश्योरेंस है 50% पेंशन का, वो तो आपको मिला ही हुआ है। तो आपको ये एश्योरेंस जो है ये इसको रिस्क फ्री बना देता है। लमसम अमाउंट, इसमें जैसा कि मैंने आपको बताया कि 1/10 ऑफ योर सैलरी, लास्ट ईयर सैलरी बेसिक पे प्लस डीए, उसका 1/10 निकालेंगे और आपकी जितनी जॉब का टेन्योर है, जितने साल, उसको 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। एवरी 6 मंथ को कैलकुलेट करते हैं। इसमें क्या था कि आप जो फंड जमा करते थे उसका 60% आप लमसम ले सकते थे, 40% की आपकी एन्युटी बन जाती थी। ठीक है। इसमें इंडेक्सेशन जो इन्फ्लेशन का है वो कवर्ड रहेगा और आपको हिसाब से जैसे जैसे साल बीतेंगे वैसे वैसे आपकी पेंशन इंडेक्सेशन के हिसाब से बढ़ती जाएगी। लेकिन जो एनपीएस थी उसके अंदर ऐसा कुछ नहीं था, आपकी फंड वैल्यू है, वो फंड जैसे बढ़ेगा, अगर इन्वेस्टेड है तो बढ़ेगा, उससे ही आपको जो एक्स्ट्रा इनकम जनरेट होगी तो होगी। बाकी एज सच इंडेक्सेशन कोई नहीं था उसमें। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसमें यह है कि आपको फिक्स्ड पेंशन मिलेगी, 10 साल की मिनिमम जॉब टेन्योर होना चाहिए, उससे कम में पेंशन नहीं मिलेगी, उससे कम में आप जो फंड जमा करेंगे उसकी लमसम वैल्यू आप ले लीजिए। अच्छा, इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट बात कि आपका जब टेन्योर लंबा होगा जॉब का और आप लगातार कंट्रीब्यूट कर रहे होंगे और गवर्नमेंट भी कंट्रीब्यूट कर रही होगी, और अगर आपने जो ऑप्शंस फंड ऑप्शंस होंगे उनमें से अगर आपने अच्छा रिटर्न बनाया तो जो एक्सेस पैसा है वो आपका है, वो आप उसको ले सकते हैं। अगर जो मिनिमम एश्योर्ड पेंशन मान लीजिए 50,000 हुई और अगर आप देखें आपके फंड वैल्यू के हिसाब से आपको और ज्यादा मिल सकता है तो वो ज्यादा आप ही का है। जब शॉर्टफॉल है तो वहां से फंड आएगा जो 8.5% गवर्नमेंट ने इकट्ठा किया है, लेकिन अगर बढ़ के है तो फिर वो आपका है, आप उसे यूटिलाइज करिए। ठीक है। तो कहने का मतलब ये है कि, आपने जो इन्वेस्टमेंट किया 10% गवर्नमेंट का और 10% आपका मिला के, उस पर अगर रिटर्न बेहतर है, आपकी जो एन्युटी बनी है उससे बेहतर आ रहा है, तो आप उस एक्सेस पैसे को, वो आपका है, वो आप उसे इंजॉय करिए। और अगर किसी वजह से वो फंड परफॉर्म नहीं कर पाया और घट गया तो शॉर्टफॉल आपको गवर्नमेंट के फंड से पूरा किया जाएगा। ठीक है। तो आई होप मैंने अभी
इस यूपीएस को पूरी तरीके से क्लियर कर दिया है, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चन है तो प्लीज मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, मैं उसको आंसर करूंगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।